हेलो बच्चों, कैसे हो आप। माय नेम इज गोविंद कुमार और आप मुझे देख रहे हो हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्कूलिंग हब पर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 और सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड यानी कि ठोसों के प्रकार। तो बच्चों, दो प्रकार के ठोस होते हैं, एक तो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और एक होते हैं बेटा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे? ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण निश्चित एवं नियमित व्यवस्था में होते हैं। ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था पाई जाती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो डेफिनेशन लिख देते हैं हम। ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की अवयवी कणों की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो बेटा, ये क्वार्ट्ज की स्ट्रक्चर है। तो क्वार्ट्ज में आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक अवयवी कणों की एक निश्चित और नियमित व्यवस्था है। यहाँ पर बेटा आप देख रहे हो कि दो प्रकार के गोले आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो रेड कलर वाले गोले दिखाई दे रहे हैं और एक बेटा आपको एक ब्लू कलर वाले छोटे गोले आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो गोले हैं एक निश्चित व्यवस्था में, इन अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो कैसी है? निश्चित है। और बेटा यह व्यवस्था दीर्घपरासी होती है। मैं आगे लिख देता हूं, अवयवी कणों की यह व्यवस्था दीर्घपरासी होती है। ध्यान रखना, वेरी वेरी IMP। कैसी होती है बेटा? दीर्घपरासी। अवयवी कणों की यह व्यवस्था दीर्घपरासी होती है, लॉन्ग रेंज तक होती है ना बेटा? क्या होती है? लॉन्ग रेंज तक होती है यह व्यवस्था जो अवयवी। अगर ये इस स्ट्रक्चर को आप आगे बढ़ाओ तो आगे भी बढ़ा सकते हो। ये एक नियमित पैटर्न में होती है बेटा, है ना। ये जो स्ट्रक्चर होती है, क्वार्ट्ज की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक नियमित पैटर्न में होती है और एक समय अंतराल के बाद इस पैटर्न का क्या होता है बेटा? रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? पुनरावृत्ति। तो अवयवी कणों की यह व्यवस्था यहाँ पर एक बार और लिख लेना बेटा, यह व्यवस्था दीर्घपरासी होती है। कैसी होती है? दीर्घपरासी, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, अर्थात कणों की व्यवस्था का एक नियमित पैटर्न होता है। अर्थात कणों की व्यवस्था का एक नियमित पैटर्न होता है। संपूर्ण क्रिस्टल में इस पैटर्न की एक अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है। ध्यान से देखिएगा, एक अंतराल के बाद क्या होती है बेटा? पुनरावृत्ति होती है। क्या लिखा हुआ है एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अवयवी कणों की यह व्यवस्था दीर्घपरासी होती है। अवयवी कण निश्चित एवं नियमित व्यवस्था में होते हैं और यह व्यवस्था बेटा लॉन्ग रेंज तक होती है। अर्थात कणों की व्यवस्था का एक नियमित पैटर्न होता है। अर्थात कणों की व्यवस्था का क्या होता है? एक नियमित पैटर्न होता है। संपूर्ण क्रिस्टल में इस पैटर्न की एक अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है ना। तो ये एक पैटर्न है ना। तो देखो वापस इसी पैटर्न की क्या होती है बेटा? रिपीटेशन होती है। इसी पैटर्न की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उसमें वो बहुत सारे लघु क्रिस्टलों से मिलकर के बना होता है। इसे हम एक लघु क्रिस्टल कह सकते हैं।
तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है बहुत सारे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्रिस्टलीय ठोस बहुत सारे लघु क्रिस्टलों से बना होता है ना। क्रिस्टलीय ठोस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्रिस्टलीय ठोस बहुत सारे लघु क्रिस्टलों से बना होता है ना, लघु क्रिस्टलों से बना होता है। ठीक है बेटा, क्रिस्टलीय ठोस जो होता है बहुत सारे लघु क्रिस्टलों से मिलकर बना होता है। अगला पॉइंट देखिए बेटा, क्रिस्टलीय ठोसों को हम वास्तविक ठोस भी कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को हम बेटा वास्तविक ठोस यानी कि ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को हम क्या कहेंगे बेटा, ट्रू सॉलिड। ओके, वास्तविक ठोस क्यों कहेंगे, क्योंकि सही मायने में बेटा यही ठोस पदार्थ होते हैं। हम अक्रिस्टलीय ठोसों को पढ़ेंगे, अक्रिस्टलीय ठोसों को बेटा हम अतिशीतित द्रव भी कहते हैं, क्योंकि जो अक्रिस्टलीय ठोसों में बहने का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है, बहने का, तो इसलिए उन्हें हम अतिशीतित द्रव यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो क्रिस्टलीय ठोसों को बेटा हम वास्तविक ठोस कहेंगे। क्या कहेंगे, वास्तविक ठोस। ये बेटा इस चीज को अच्छे से समझ लेना कि क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है कि अवयवी कण जो होते हैं निश्चित एवं नियमित व्यवस्था में होते हैं। ओके, और यह व्यवस्था दीर्घप्रासी होती है, लॉन्ग रेंज तक होती है। तो इस क्रिस्टल को यदि आप आगे बढ़ाना चाहो तो इस पैटर्न को आगे बढ़ा दो, है ना। ये मतलब यही पैटर्न बार बार रिपीट होकर के संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात लिख भी रखी है कि जो अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घप्रासी होती है, अर्थात कणों की व्यवस्था का एक नियमित पैटर्न होता है, और संपूर्ण क्रिस्टल में इस पैटर्न की एक अंतराल के बाद क्या होती है बेटा, पुनरावृत्ति होती है। और जो क्रिस्टलीय ठोसों को बेटा हम ट्रू सॉलिड यानी कि वास्तविक ठोस के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, जो चलो इसको साफ कर देता हूं, उसके बाद मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूं। जो क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक के मान होते हैं बेटा निश्चित होते हैं। वेरी वेरी आईएमपी, क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक के मान क्या होता है बेटा, निश्चित होते हैं। अब वो निश्चित कैसे होते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूं मैं, क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक जो होते हैं बेटा निश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, है ना। गलनांक क्या होता है बेटा, निश्चित होते हैं। एवं शीतलन वक्र असतत होता है। एवं शीतलन वक्र क्या होता है बेटा, असतत होता है। शीतलन वक्र क्या होता है, असतत होता है। क्या मतलब है इसका, शीतलन वक्र असतत होता है। ध्यान से समझिएगा बेटा। गलना जैसे यदि हम बात करते हैं शर्करा की बात करते हैं बेटा, तो शर्करा का एक निश्चित गलनांक होता है 181 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है बेटा, 181 डिग्री सेंटीग्रेड। शर्करा जो है वो 181 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है, पूरी तरह से किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा, लिक्विड में। तो एक निश्चित गलनांक, जैसे यदि हम बात करें नमक की, यदि हम बात करें सोडियम क्लोराइड की बात करें, तो सोडियम क्लोराइड का भी एक निश्चित गलनांक होता है, वो है 801 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो नमक जो है वो ठोस अवस्था से कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, लिक्विड स्टेट में यानी कि द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनके एक निश्चित गलनांक देखने को मिलते हैं। और बेटा इनके जो शीतलन वक्र होते हैं, इनके शीतलन वक्र यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इनके शीतलन वक्र असतत होते हैं, है ना। इनके शीतलन वक्र कैसे होते हैं बेटा, असतत होते हैं। क्या मतलब है, जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, इधर तो ले लेता हूँ बेटा मैं टाइम, और इधर ले लेता हूँ टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में। इधर टेम्परेचर ले लेते हैं हम डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ पर ये मूल बिंदु 0 से स्टार्ट कर देते हैं, 10, 20, 30, है ना, 40, 50, 60, 70 और ये 80, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80, है ना। ध्यान से देखना आप बेटा, है ना। मैंने देखो इस क्या पॉइंट लिखा है, मैंने इस पॉइंट को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। इनके गलनांक जो होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक जो होते हैं बेटा
निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित। और इनका जो शीतलन वक्र होता है, इनका जो शीतलन वक्र होता है, जो शीतलन वक्र होता है वो कैसा होता है बेटा? नॉन कंटिन्यूअस होता है, असतत होता है। क्या होता है? असतत। अब मान लीजिएगा कोई हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? क्रिस्टलीय ठोस है। जो पदार्थ जो है, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? उसको गर्म कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बेटा? गर्म। तो जैसे जैसे बेटा हम गर्म करेंगे, जैसे जैसे हम गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे जैसे बेटा हम गर्म करेंगे पदार्थ को, टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके। हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? क्रिस्टलीय ठोस। तो जैसे जैसे हम बेटा गर्म कर रहे हैं पदार्थ को तो टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। मान लीजिएगा ये पदार्थ, इस पदार्थ का जो गलनांक है वो कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिक्विड में ऐसा मान लीजिएगा कोई पदार्थ है, कोई क्रिस्टलीय ठोस है, उसका गलनांक कितना है बेटा? 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करेंगे तो बेटा धीरे धीरे गर्म करेंगे तो बेटा तापमान बढ़ेगा, गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये किस में बदलना स्टार्ट हो जाएगा? 40 डिग्री। मान लीजिएगा इसका जो गलनांक है वो कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेटा ये किस में बदलना स्टार्ट हो जाएगा? द्रव में। किस में बदलना स्टार्ट हो जाएगा? द्रव में। गलनांक का मतलब क्या होता है बेटा? कोई ठोस पदार्थ जिस तापमान पर लिक्विड में कन्वर्ट होता है वह उसका क्या कहलाता है? गलनांक। क्या कहलाता है? गलनांक। तो जैसे जैसे हम इस पदार्थ को गर्म कर रहे हैं, जैसे जैसे हम इस पदार्थ को गर्म कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और मान लीजिएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड इस पदार्थ का क्या है बेटा? गलनांक। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह पदार्थ किस में बदलना स्टार्ट हो जाएगा? लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक कि पूरा ठोस लिक्विड में ना बदल जाए, ध्यान से सुनना बेटा, जब तक कि पूरा ठोस लिक्विड में ना बदल जाए टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर स्थिर रहेगा। एक बार इस बात को मैं फिर से बोल देता हूं, है ना। हम जैसे बेटा इस पदार्थ को हम गर्म कर रहे हैं, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर टेम्परेचर बढ़ेगा। और मान लीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है बेटा? 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बेटा गलनांक है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाता है। अब होगा कुछ इस प्रकार से कि जब तक कि पूरा ठोस लिक्विड में ना कन्वर्ट हो जाए, जब तक कि पूरा ठोस लिक्विड में ना कन्वर्ट हो जाए, टेम्परेचर क्या बना रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा। टेम्परेचर क्या बना रहेगा बेटा? स्थिर बना रहेगा। टेम्परेचर स्थिर बना रहेगा। और जैसे ही पूरा पदार्थ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, टेम्परेचर वापस बढ़ जाएगा। टेम्परेचर वापस बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हो ये जो शीतलन वक्र है वैसा कैसा है? शीतलन वक्र जो नॉन कंटिन्यूअस है, ऐसा तत्व है। क्या है बेटा? ऐसा तत्व। मतलब क्या है? जैसे मान लीजिएगा नमक को हमने गर्म करना स्टार्ट किया बेटा, नमक को हमने गर्म करना स्टार्ट किया और नमक का जो गलनांक होता है वो बेटा 181 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो मान लीजिएगा नमक को हमने गर्म करना स्टार्ट किया तो आप टेम्परेचर कितना हो गया? टेम्परेचर मान लो 181 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो नमक किस मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, नमक पिघलना स्टार्ट हो गया, नमक किस में बदलना स्टार्ट हो गया? द्रव में बदलना स्टार्ट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जब तक कि पूरा नमक लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो जाता, टेम्परेचर क्या बना रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा। टेम्परेचर क्या बना रहेगा बेटा? समान बना रहेगा। सॉरी बेटा, नमक का टेम्परेचर तो 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शर्करा की हम बात कर रहे थे। जैसे कि मान लो शर्करा का जो टेम्परेचर है बेटा वो 181 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हम शर्करा को गर्म कर रहे हैं, हम बेटा शर्करा को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो 181 डिग्री सेंटीग्रेड पर शर्करा किस में बदलना स्टार्ट हो जाएगी? द्रव अवस्था में बदलना स्टार्ट हो जाएगी। और जब तक कि पूरी शर्करा द्रव में ना बदल जाए, विलयन जो है, जो पदार्थ जो है उसका टेम्परेचर क्या बना रहेगा? इक्वल बना रहेगा, समान बना रहेगा। क्या बना रहेगा? अब जैसे मान लो हम बेटा नमक को गर्म करते हैं तो नमक का जो गलनांक होता है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जैसे ही टेम्परेचर 801 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, नमक किस में बदलना स्टार्ट हो गया? लिक्विड में। अब जब तक कि पूरा नमक लिक्विड में ना बदल जाए, जब तक कि पूरा नमक द्रव में ना बदल जाए, टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा बेटा? स्थिर रहेगा। तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे जाकर के, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के क्रिस्टलीय ठोसों में ध्यान रखना, एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे जाकर के जो टेम्परेचर है वो बेटा कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। और उस पॉइंट को बोलते हैं बेटा गलनांक बिंदु। क्या बोलते हैं? गलनांक बिंदु, है ना। ध्यान से समझ लीजिएगा इसका। तो गलनांक जो होता है बेटा क्रिस्टलीय ठोसों का निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। और इनके शीतलन वक्र जो होता है बेटा वो क्या होता है? नॉन कंटिन्यूअस होते हैं, असतत होते हैं। क्या होते हैं?
असतत होते हैं। तो ये बात हमने समझ ली। अच्छा, अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं बेटा विषम दैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? विषम दैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस बेटा विषम दैशिक होते हैं, इस चीज को अच्छे से समझ लेना। चलो मैं इसको बाद में समझाऊंगा, केवल आप अभी इतना ही याद रखना, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं बेटा विषम दैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? विषम दैशिक होते हैं। तो 5-6 पॉइंटों पर हमने बात की। पहली बात की थी बेटा जो क्रिस्टलीय ठोसों के जो क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण जो होते हैं निश्चित एवं नियमित व्यवस्था में होते हैं, और यह व्यवस्था बेटा लॉन्ग रेंज तक होती है, दीर्घ परासी होती है। आप देख रहे हो कि अवयवी कणों की यह व्यवस्था जो है लॉन्ग रेंज तक पाई जाती है। इस क्रिस्टल को आप आगे भी बढ़ा सकते हो, तो इसी प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलेगी, है ना। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है एक लॉन्ग रेंज तक होती है, लंबी दूरी तक होती है बेटा, है ना। ओके, तो लॉन्ग रेंज तक अवयवी कणों की व्यवस्था जो होती है वो लॉन्ग रेंज तक होती है। इसके बाद हमने बात की थी कि बेटा इनको हम ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, वास्तविक ठोस भी कहते हैं, और इनके गलनांक जो होते हैं वो बेटा निश्चित होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं इनके गलनांक। और बेटा जो इनका जो शीतलन वक्र होता है वो नॉन कंटिन्यूअस होता है। इनका शीतलन वक्र जो होता है वो कैसा होता है? नॉन कंटिन्यूअस होता है। और क्रिस्टलीय ठोस जो होता है बेटा वो विषम दैशिक होते हैं। कैसे होते हैं? विषम दैशिक होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा क्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलीय ठोस है। इसके अलावा बेटा KCl है ना, ये हमने क्वार्ट्ज देखा था अभी, क्वार्टज है ना, क्वार्टज है, ये सब कौन से ठोस है बेटा? क्रिस्टलीय ठोस है ना। अब जैसे जिंक है, Ag है, जितनी भी धातु है वो सब किस में आएंगे बेटा? क्रिस्टलीय ठोसों में आएंगे। आगे जाकर के हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस भी 4 प्रकार के होते हैं, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो ये तो पढ़ ली हमने बेटा क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस या फिर इनको एमोर्फस सॉलिड भी कहते हैं, है ना बेटा। अक्रिस्टलीय ठोसों को हम एमोर्फस सॉलिड भी कहते हैं। हेडिंग डाल देते हैं हम अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अंग्रेजी में बोलेंगे बेटा एमोर्फस, एमोर्फस, एमोर्फस सॉलिड। ठीक है बेटा, हेडिंग डाल लीजिएगा अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, और अंग्रेजी में भी लिख लेना एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। तो किसे कहेंगे बेटा एमोर्फस सॉलिड? ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण निश्चित एवं नियमित व्यवस्था में नहीं होते हैं। अवयवी कण जो होते हैं निश्चित, यहाँ पर हमने देखा था क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था देखने को मिलती थी, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती, कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती, है ना। ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती, निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती, एवं इनकी आकृति एवं ज्यामिति भी निश्चित नहीं होती। ध्यान से देखिएगा, इनकी ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही कोई डेफिनेट इनकी ज्योमेट्री देखने को मिलती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनकी निश्चित एवं ना कोई निश्चित एवं नियमित एवं ना कोई निश्चित आकृति होती है ना, ना कोई निश्चित आकृति होती है। क्या कहलाता है बेटा? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती एवं ना ही कोई नियमित आकृति होती है, ना ही कोई नियमित आकृति होती है बेटा, क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, है ना। अब मैं एक पॉइंट और यहाँ पर ध्यान से सुनना, अवयवी कणों की जो नियमित व्यवस्था होती है ना, इनमें अवयवी कणों की जो नियमित व्यवस्था होती है वो लघु परासी होती है ना। अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था जो होती है
अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था, अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था जो होती है बेटा वो लघु परासी मतलब सीमित दूरी तक की होती है ना। अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था सीमित दूरी तक होती है, बहुत कम रेंज तक है ना। अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था सीमित दूरी तक होती है बेटा, है ना, सीमित दूरी तक होती है। अर्थात लघु परासी होती है, ध्यान रखना बेटा, लघु परासी शॉर्ट रेंज तक होती है ना, लघु परासी होती है, इस चीज को ध्यान रखना, लघु परासी होती है। अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट रेंज तक की होती है। ध्यान से सुनो इस चीज को, अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था है ना, अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था जो है, अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था सीमित दूरी तक होती है, अर्थात लघु परासी व्यवस्था देखने को मिलती है ना, लघु परासी व्यवस्था होती है ना, लघु परासी व्यवस्था होती है। शॉर्ट रेंज तक अवयवी कण जो होते हैं वो नियमित व्यवस्था में होते हैं। क्या मतलब है, जैसे मान लीजिएगा ये कोई एक क्रिस्टलीय पदार्थ है, तो इसमें देखो एक शॉर्ट रेंज तक ही आपको नियमित व्यवस्था देखने को मिलेगी, इस प्रकार से ये शॉर्ट रेंज तक, उसके बाद फिर व्यवस्था खराब होना स्टार्ट हो जाती है ना। एक शॉर्ट रेंज तक ही आपको ये नियमित व्यवस्था देखने को मिल रही है, उसके बाद ये जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी, है ना। उसके बाद ये व्यवस्था इस प्रकार से गड़बड़ाने लग जाती है। एक मतलब शॉर्ट रेंज तक ही अवयवी कण जो होते हैं, केवल देखो यहाँ पर ये शॉर्ट रेंज तक ही अवयवी कण नियमित व्यवस्था में होते हैं, उसके बाद व्यवस्था गड़बड़ाने लगती है, मतलब कोई नियमित पैटर्न नहीं होता। आपने देखा था क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण जो होते हैं नियमित पैटर्न में होते हैं, और एक अंतराल के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद वो पैटर्न वापस रिपीट होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो एक शॉर्ट रेंज, अवयवी कण एक सीमित क्षेत्र तक ही नियमित व्यवस्था में होते हैं, उसके बाद बेटा व्यवस्था गड़बड़ाने लगती है। तो इसलिए इनके ना तो कोई निश्चित आकृति होती है और ना ही इनकी कोई निश्चित ज्यामिति देखने को मिलती है। और बेटा स्पेशल पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब इनको बेटा अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों को ये प्रश्न पूछा जाता है, अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव भी कहते हैं, है ना। अक्रिस्टलीय ठोसों को बेटा अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव अंग्रेजी में बोलेंगे सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, या फिर ना आभासी ठोस भी कहते हैं बेटा ना, आभासी ठोस। आभासी ठोस को अंग्रेजी में बोलेंगे बेटा सूडो सॉलिड, क्या बोलेंगे, सूडो सॉलिड। अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस भी कहते हैं, मतलब ये वास्तव में ठोस नहीं होते, वास्तव में ठोस नहीं होते, केवल हमें आभास करवा रहे हैं ठोसों का, केवल हमें क्या करवा रहे हैं, आभास करवा रहे हैं। ओके, इसीलिए अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि अक्रिस्टलीय ठोसों को बेटा अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि समझो अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है, क्योंकि इनमें द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि इनमें द्रवों के समान बहने का मतलब प्रवाहित होते हैं ना, बहने का गुण पाया जाता है ना, क्योंकि इनमें द्रवों के समान, है ना, ठीक है बेटा, क्योंकि इनमें द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है। बहने का मतलब समझ लो लिक्विड की तरह बेटे बहते हैं, है ना, ठीक है, बहने का गुण पाया जाता है। लेकिन ये अत्यंत मंद, है ना, ध्यान रखना, लेकिन ये अत्यंत मंद गति से प्रवाहित होते हैं, है ना, लेकिन ये अत्यंत मंद गति से ना, अत्यंत मंद गति से प्रवाहित होते हैं, मंद गति से प्रवाहित होते हैं बेटा ना, अत्यंत मंद गति से प्रवाहित होते हैं। ओके, इसीलिए इन्हें अतिशीतित द्रव कहा जाता है, ठीक है बेटा, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अतिशीतित द्रव कहा जाता है। क्योंकि बहने का गुण बेटा किस में पाया जाता है, द्रव में। बहने का गुण किस में पाया जाता है, द्रव में पाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है, देखो इन्हें अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस भी कहते हैं, क्योंकि इनमें द्रवों के समान
बहने का या फिर प्रवाह का गुण पाया जाता है, लेकिन ये अत्यंत मंद गति से प्रवाहित होते हैं, इसलिए इन्हें बेटा अति शीतित द्रव कहते हैं। बहुत ही मंद गति से, स्लो, है ना। यदि आपने कांच को देखा होगा, यदि आपने बेटा किसी पुराने कांच को देखा होगा, तो पुराना कांच नीचे से तो बेटा मोटा दिखाई देता है, नीचे से तो आपको मोटा दिखाई देगा और ऊपर से पतला दिखाई देगा, है ना। यदि आपने कोई 100-200 साल पुरानी कांच की खिड़कियों पर यदि गौर किया हो, तो उस कांच को देखना बेटा, 100-200 साल पुरानी कांच की खिड़कियों पर गौर करना, तो उसमें देखना बेटा जो नीचे से जो कांच है वो तो आपको क्या मिलेगा बेटा, नीचे से मोटा मिलेगा और ऊपर से क्या मिलेगा, पतला मिलेगा, है ना। नीचे से तो क्या मिलेगा, मोटा, और ऊपर से क्या मिलेगा, पतला। तो इनमें बहने का गुण तो पाया जाता है, लेकिन बहने का गुण बहुत धीमी गति से होता है, वो अत्यंत मंद गति से होता है, इसीलिए इन्हें बोलते हैं हम अति शीतित द्रव। इसीलिए हम क्या बोलेंगे बेटा, इन्हें अति शीतित द्रव। और इनके एग्जाम्पल देख लीजिएगा बेटा, इनके एग्जाम्पल जैसे कांच है, कांच, ये पूछा जाता है कांच को अति शीतित द्रव क्यों कहते हैं, तो यही रीजन है ना, कांच को अति शीतित द्रव क्यों कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, क्योंकि इनमें द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है, लेकिन ये अत्यंत मंद गति से प्रवाहित होते हैं, इसलिए इन्हें बेटा अति शीतित द्रव कहते हैं। तो एक तो कांच हो गया बेटा, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, कांच, प्लास्टिक, रबर, ये इनके क्या बेटा एग्जाम्पल है ना। कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया। क्लियर है। और पॉइंट देखते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा बेटा, इनके जो गलनांक होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। मैं यहाँ पर अगला पॉइंट लिख देता हूँ, इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं, इनके गलनांक अनिश्चित होता है बेटा ना। गलनांक जो होता है वो कैसे होता है, अनिश्चित। इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं तथा शीतलन वक्र सतत होते हैं। तथा शीतलन वक्र कैसे होता है बेटा, सतत। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तथा शीतलन वक्र, ध्यान से देखिएगा, तथा शीतलन वक्र कैसे होता है बेटा, सतत होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। शीतलन वक्र कैसे होते हैं बेटा, कंटिन्यूअस होते हैं। कैसे होते हैं कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कैसे होते हैं वो समझते हैं बेटा, है ना। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देता हूं, इनको गर्म करने पर, इनको गर्म करने पर पहले तो ये नरम होते हैं, पहले तो नरम होते हैं, है ना। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को बेटा अपन गर्म करते हैं तो प्लास्टिक पहले बेटा नरम होती है, पहले तो क्या होती है, नरम। तो इनको गर्म करने पर पहले तो नरम होते हैं, है ना। गर्म करने पर बेटा पहले तो नरम होते हैं, उसके बाद पिघलना, उसके बाद पिघलना आरंभ करते हैं, उसके बाद पिघलना आरंभ करते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद पिघलना आरंभ करते हैं, है ना। इनको गर्म करेंगे तो पहले तो ये नरम पड़ जाते हैं, उसके बाद बेटा पिघलना आरंभ करते हैं, तत्पश्चात द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं ना। तत्पश्चात द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं ना, ठीक है बेटा। तत्पश्चात द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं। क्लियर है बेटा। क्या मतलब है, जैसे प्लास्टिक है, फिर रबर आपने कभी गर्म किया हो तो पहले तो बेटा सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होने के बाद ये पिघलना स्टार्ट करते हैं और उसके पश्चात द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं। मतलब यहाँ पर निश्चित गलनांक देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पर एक मतलब एक रेंज में ये एक रेंज में पिघलते हैं ना, एक रेंज में ये लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट होते हैं। वहां पर हमने देखा था कि जैसे यदि अपन शर्करा को गर्म कर रहे हैं तो शर्करा 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाती है, और जब तक कि पूरी शर्करा लिक्विड में नहीं चेंज होती, वो टेम्परेचर क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट आता नहीं है जिस पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो इसका यदि हम ग्राफ बनाए, है ना, इधर तो ले लेते हैं बेटा टाइम, इधर तो हम समय ले लेते हैं, है ना, ओके, समय ले लेते हैं, इधर तो हम सेकंड में ले लेते हैं समय, और इधर ले लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में। हम क्या ले लेते हैं बेटा, टेम्परेचर को ले लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, है ना। तो यहाँ पर 0, 20, 40, 60, 80, 100, है ना। इधर यहाँ पर 20, 40, 60, 80, 100। तो इस प्रकार देखो, यहाँ पर जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे बेटा हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम गर्म करेंगे, जैसे जैसे हम अक्रिस्टलीय पदार्थों को गर्म करेंगे तो बेटा टेम्परेचर तो बढ़ेगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा। और ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, इस प्रकार से ना,
टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, है ना, गर्म करते जाओ, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। पहले तो नरम होंगे, उसके बाद बेटा पिघलना स्टार्ट करेंगे, और है ना फिर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। पहले तो नरम होंगे, फिर पिघलना स्टार्ट होंगे, फिर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई कांस्टेंट पॉइंट यानी कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं आता जिस पॉइंट पर जो टेम्परेचर जो है, तापमान जो है कांस्टेंट हो जाए, है ना। तो यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं आता। तो इनके जो शीतलन वक्र होते हैं बेटा कैसे होते हैं, सतत होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस। तो ये तो बात हो गई बेटा शीतलन वक्र की। अगला पॉइंट देखिएगा, इनके जो ये ठोस जो होते हैं ये बेटा समदैशिक होते हैं, है ना। ये ठोस कैसे होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं बेटा समदैशिक होते हैं। ध्यान रखना इस बात को, अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं बेटा कैसे होते हैं, समदैशिक, है ना। क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते थे, विषमदैशिक। क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते थे बेटा, विषमदैशिक। और अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, समदैशिक। अब बेटा समदैशिकता और विषमदैशिकता को भी हम डिटेल से समझ लेते हैं ना। इसको मिटा रहा हूं मैं। समदैशिकता और विषमदैशिकता को अच्छे से समझ लेते हैं क्या होती है। तो हेडिंग डाल देता हूँ बेटा यहाँ पर मैं। चलो इधर तो डाल देते हैं विषमदैशिक, इधर तो डाल देते हैं विषमदैशिक, है ना। ठीक है बेटा, इधर तो डाल देते हैं विषमदैशिक। क्लियर है। इधर तो हमने लिख दिया विषमदैशिक, उधर लिख दिया बेटा समदैशिक। इधर क्या लिख दिया, समदैशिक। चलो देख लेते हैं विषमदैशिक किसे कहेंगे, समदैशिक किसे कहेंगे। उधर मैं यहाँ पर बीच में एक लाइन खींच देता हूँ, तो समझिएगा ध्यान से। चलो सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा हम। तो बेटा यहाँ पर लिख दिया मैंने Na+ के बाद यहाँ पर आ जाएगा बेटा Cl-, और Cl- के बाद आएगा बेटा Na+। Cl- के बाद क्या आएगा बेटा Na+, और Na+ के बाद फिर क्या आएगा यहाँ पर Cl-। Na+ के बाद क्या आएगा Cl-। ठीक है बेटा। और Na+ के नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं Cl-, यहाँ पर लिख देता हूँ Cl-। ठीक है बेटा। और Cl- के नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं Na+। क्या लिख देता हूँ बेटा, Na+। और Cl- के नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ Na+। ठीक है बेटा। और इधर यहाँ पर एक और आयन में लिख देता हूँ Na+, और इधर यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा Cl-। क्या लिख देता हूँ, Cl-। क्लियर है बेटा। Na+ के नीचे यहाँ पर Cl-, यहाँ पर Cl-, है ना। ठीक है बेटा, यहाँ पर Cl-। इधर यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा Na+, है ना। इधर यहाँ पर क्या लिख देता हूँ Na+। ठीक है बेटा, यहाँ पर लिख दिया मैंने Na+। इधर यहाँ पर Na+, और इधर यहाँ पर Na+। एक लेयर और बना देते हैं, है ना। ठीक है। Cl- के नीचे बेटा यहाँ पर बना दिया मैंने Na+, और यहाँ पर Na+। ठीक है बेटा। और Na+ के जस्ट नीचे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Cl-। क्या लिख देता हूँ बेटा, Cl-, है ना। क्या लिख देता हूँ, Cl-, और यहाँ पर भी Cl-, है ना। और दो डायरेक्शन में ले लेता हूँ बेटा। कितनी डायरेक्शन ले लेता हूँ, दो डायरेक्शन। एक डायरेक्शन तो मान लो मैंने ये ले ली, ठीक है बेटा, एक डायरेक्शन तो ये ले ली, और एक डायरेक्शन में ये वाली ले लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा बेटा, एक डायरेक्शन ले लेता हूँ मैं ये वाली, है ना। ठीक है, एक डायरेक्शन ले लेता हूँ मैं ये वाली। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, एक डायरेक्शन तो मैंने ये ले ली बेटा ना, एक डायरेक्शन तो ये वाली ले ली, और एक डायरेक्शन ले ली मैंने ये वाली, है ना। ध्यान से अच्छे से समझना बेटा। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्टली कि विषमदैशिकता किसे कहते हैं, है ना। विषमदैशिकता किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगर यदि हम क्रिस्टलीय ठोसों की अरेंजमेंट को देखें या क्रिस्टलीय ठोसों की व्यवस्था को देखते हैं, तो अगर अलग दो डिफरेंट डायरेक्शन में हम देखते हैं, दो डिफरेंट डायरेक्शन में दो अलग अलग दिशाओं में अवयवी कणों की व्यवस्था भी क्या है, अलग अलग है, दो अलग अलग दिशाओं में। जैसे यदि इस दिशा की बात करते हो तो यहाँ पर बेटा एक पार्टिकल Na+ का, एक पार्टिकल Cl- का है। ऊपर वाली दिशा की बात कर रहा हूं मैं, एक पार्टिकल Na+ का, एक पार्टिकल Cl- का है। एक पार्टिकल Na+, एक पार्टिकल Cl- का, चाहे इधर देख लो, एक पार्टिकल Cl- का, एक पार्टिकल Na+ का, एक पार्टिकल Cl- का, एक पार्टिकल Na+ का। तो ऊपर वाली डायरेक्शन में तो ये इस प्रकार से मॉलिक्यूल एकांतर क्रम में, आयन जो है ऊपर वाली डायरेक्शन में तो आयन एकांतर क्रम में व्यवस्थित है। और देखो नीचे वाली डायरेक्शन में, देखो बेटा नीचे वाली डायरेक्शन में यहाँ पर देखो Na+, ठीक है, Na+, क्लियर है। और देखो इस डायरेक्शन में देखोगे बेटा तो Cl-, है ना। मतलब इस वाली नीचे वाली डायरेक्शन में तो देखो एक ही प्रकार के पार्टिकल है,
एक ही प्रकार के आयन आ रहे हैं ना, एक ही प्रकार के आयन आ रहे हैं, और ऊपर वाली डायरेक्शन में देख रहे हैं तो बेटा एकांतर क्रम में आयन आ रहे हैं, एक आयन Na+ का है, एक आयन Cl- का है ना। ऊपर वाली डायरेक्शन में तो एकांतर क्रम में आयन आ रहे हैं, एक आयन तो Na+ का आ रहा है, एक आयन आ रहा है बेटा Cl- का। और नीचे वाली डायरेक्शन में देखेंगे तो इधर की तरफ तो सारे किसके आयन है, Na+ के, और इधर की तरफ सारे आयन किसके हैं बेटा, Cl- के, है ना। इधर की तरफ तो सारे आयन बेटा देखो, इधर की तरफ नीचे की तरफ तो सारे आयन Na+ के, ऊपर की तरफ सारे आयन किसके हैं बेटा, Cl- के। तो विषम दैशिकता क्या होती है, तो उसको हम ध्यान से, मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूं, है ना, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूं। क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म, क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म, क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म जैसे चालकता, जैसे चालकता, अपवर्तनांक, कठोरता, चालकता, अपवर्तनांक, कठोरता आदि भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे ठोसों को, ऐसे ठोसों को विषम दैशिक कहते हैं। ऐसे ठोसों को क्या कहते हैं बेटा, विषम दैशिक। ध्यान से समझिएगा, ऐसे ठोसों को हम क्या कहेंगे बेटा, विषम दैशिक कहते हैं। ऐसे ठोसों को विषम दैशिक कहते हैं, तथा इस गुण को, तथा इस गुण को हम क्या कहेंगे, विषम दैशिकता। इस गुण को विषम दैशिकता कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, विषम दैशिकता कहते हैं। इस गुण को बेटा क्या कहते हैं, विषम दैशिकता कहते हैं। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म, क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म जैसे चालकता, अपवर्तनांक, कठोरता आदि भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न क्यों आ रहे हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न दिशाओं में आयनों, जो अवयवी कणों की बेटा जो संरचना है, अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो अलग अलग है। क्रिस्टलीय ठोसों में भिन्न भिन्न दिशाओं में अवयवी कणों की जो व्यवस्थाएं जो होती है अलग अलग होती है, इसलिए क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म के मान अलग अलग दिशाओं में बेटा भिन्न भिन्न होते हैं। तो ध्यान से पढ़ो, क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म जैसे चालकता, अपवर्तनांक, कठोरता आदि भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे ठोसों को विषम दैशिक कहते हैं, तथा इस गुण को हम क्या कहते हैं बेटा, विषम दैशिकता कहते हैं। इस गुण को हम क्या कहेंगे, विषम दैशिकता। तो ध्यान से समझो कि यदि अगर क्रिस्टलीय ठोसों की स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो क्रिस्टलीय ठोसों की स्ट्रक्चर या फिर संरचना में हम देखेंगे कि भिन्न भिन्न दिशाओं में अवयवी कणों की या जो पार्टिकल्सों की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो क्या होती है बेटा, भिन्न भिन्न होती है। इसलिए अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुणधर्म के मान में बेटा क्या आते हैं, अलग अलग आते हैं। ओके, लेकिन यदि हम समदैशिकता, अक्रिस्टलीय ठोसों का गुणधर्म होता है बेटा, और विषम दैशिकता किसका गुणधर्म होता है, विषम दैशिकता किसका गुणधर्म होता है, क्रिस्टलीय ठोसों का। ध्यान रखना, विषम दैशिकता किसका गुणधर्म होता है बेटा, क्रिस्टलीय ठोसों का। समदैशिकता की परिभाषा क्या है, फिर समदैशिक किसे कहेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अक्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म, अक्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म, अक्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म अक्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में समान होते हैं बेटा ना। सभी दिशाओं में क्या होते हैं, सभी दिशाओं में समान होते हैं। ऐसे ठोसों को, ऐसे ठोसों को हम क्या कहेंगे बेटा, ऐसे ठोसों को समदैशिक कहते हैं। ऐसे ठोसों को क्या कहते हैं बेटा, समदैशिक कहते हैं। ऐसे ठोसों को समदैशिक कहते हैं, तथा इस गुण को, तथा इस गुण को हम क्या कहेंगे बेटा, तथा इस गुण को समदैशिकता कहते हैं। इस गुण को हम क्या कहेंगे, समदैशिकता कहते हैं।
और समदैशिकता बेटा किसका गुणधर्म होता है? अक्रिस्टलीय ठोसों का ध्यान रखना। समदैशिकता जो होता है वो किसका गुणधर्म होता है? अक्रिस्टलीय ठोसों का। क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है कि अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था तो होती नहीं है। अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की बेटा कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती। ऐसे अवयवी कण जो होते हैं ना, अवयवी कण जो होते हैं इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती अवयवी कणों की, है ना। अवयवी कणों की बेटा यदि हम अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो अवयवी कणों की कोई बेटा निश्चित व्यवस्था तो देखने को मिलती नहीं है ना। तो सभी दिशाओं में जो भौतिक गुणधर्म के मान, जो सभी दिशाओं में भौतिक गुणधर्म जो होते हैं उनके मान क्या होते हैं बेटा? समान होते हैं। अच्छा, सभी दिशाओं में भौतिक गुणधर्म के मान समान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सभी दिशाओं में अवयवी कणों की जो व्यवस्थाएं होती है वो लगभग बेटा इक्वल होती है ना, इक्वल होती है। क्योंकि अवयवी कण कोई रेगुलर अरेंजमेंट में है नहीं, नियमित व्यवस्था में है नहीं, तो इसलिए अक्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म के मान जो होते हैं बेटा वो सभी दिशाओं में क्या होते हैं? समान होते हैं, है ना। तो ऐसे ठोसों को हम समदैशिक कहते हैं तथा इस गुण को हम क्या कहते हैं? समदैशिकता। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हमने क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में डिटेल से समझा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकारों की।